So it is based upon mainframe, mini-frame is based upon the size of the computer and the power that, the storage that that computer can have, the power that that computer can generate, the kind of work that that computer can do. That is your mainframe, mini-frame. And एंड यूजर पे क्या एनवायरमेंट है उसके बारे में, यानी यूजर का एनवायरमेंट क्या, ये सब टोटल ओवरऑल सिस्टम पे जो कंट्रोल्स है, दैट इज योर जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल्स. इमेज, एक मिनट, कभी देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो ये मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, ये सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर. ऑलरेडी आईटी में तो वैसे भी ये कराया जाता है, बट जस्ट थोड़ा विजुअलाइजेशन रहे तो. जनरल आईटी कंट्रोल्स, जैसे कि मैंने कहा कि ओवरऑल सिस्टम पे कंट्रोल्स होते हैं दैट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, कॉमनली इंक्लूड कंट्रोल्स ओवर द फॉलोइंग. तो किसके ऊपर के कंट्रोल्स? आधा पादा कौन पादा. मैंने आपको बोला पूरा डेटा का जो मैनेजमेंट होता है, ओवरऑल डेटा सर्वर के ऊपर, ये सब जो कंट्रोल्स होते हैं वो जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं. करेक्ट. पूरे कोई भी ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर जो मैनेजमेंट बनाता है जो ओवरऑल सारी एप्लीकेशंस पे एप्लीकेबल होती है, बट इन्होंने थोड़ा उसको पॉइंट वाइज दिया हुआ है. ऑलराइट, सो लुक एट दिस. प्रोग्राम में कोई भी चेंज करने हैं, प्रोग्राम में कोई भी चेंज करना है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, तो कोई भी प्रोग्राम में चेंज होगा तो वो चेंज कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसके जो कंट्रोल्स है, यानी कि सारी एप्लीकेशंस में चेंजेस होंगे तो ये चीजों को फॉलो करना है. ऑलराइट, देन एक्सेस सिक्योरिटी. दैट बॉस, कोई भी सिस्टम का एक्सेस किसको दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, फिजिकल कंट्रोल्स, पासवर्ड कंट्रोल्स, ये तो कॉमनली सारे एप्लीकेशंस के लिए डिफाइन करने पड़ते हैं. देन डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, सर्वर के ऊपर कंट्रोल्स, कैपेबिलिटी कनेक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल्स, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस कंट्रोल्स, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जब उसे परचेस किया जाएगा, उसको मेंटेन किया करना होगा, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द एंटिटी that applies to all the applications. So that is application system acquisition, development and maintenance controls. All right, so controls over the following pada: program change controls, access security controls, data center network के controls, and then application acquisition, development and maintenance controls. Okay, ये IT controls generally implement होते हैं to reduce the IT specific risk and they are commonly applied across multiple systems. ये सब favorite words होंगे, ध्यान रखना जनरल आईटी कंट्रोल्स के लिए. एलाबोरेशन ऑन वेरियस जनरल आईटी कंट्रोल्स. अभी एक एक कंट्रोल को उठाया उन्होंने. पादा, प्रोग्राम चेंज, पी फॉर प्रोग्राम चेंज, यानी कि थोड़े थोड़े एग्जांपल्स. कोई भी प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस हो गए तो सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मली जो भी यूजर्स एप्लीकेशंस, एक सिस्टम बना के रखते हैं वो लोग, कि जो भी यूजर्स एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो लोग को अगर कोई नया फीचर चाहिए एप्लीकेशन में, तो इन दैट केस दे विल रेज अ रिक्वेस्ट. अभी ये जो कॉमन है, ये जो प्रोसीजर है कॉमन है अक्रॉस ऑल एप्लीकेशंस. देन वो रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया जाएगा कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, फिर उसके चेंजेस जरूरी है कि नहीं है, वो उसको ऑथराइज किया जाएगा. चेंज अगर हुए तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब डिटेल्स. लुक एट दिस. सो प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स, चेंजेस की रिक्वेस्ट सारे यूजर्स कैसे देंगे, उसको वो चेंज को इम्प्लीमेंट करवाना, फिर अकॉर्डिंगली यूजर को ट्रेनिंग देना. तो सारी एप्लीकेशंस में किस तरीके से रन करेगा, दैट इज योर प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स. ऑलराइट, यस. पाडा, ए फॉर एक्सेस सिक्योरिटी. फिजिकल कंट्रोल्स, सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या कंट्रोल्स है, ये कॉमन जो सारे एप्लीकेशंस को ये फॉलो करना है कि एक्सेस को डिफाइन करना है, कौन सा यूजर कितना एक्सेस कर सकता है. एंड एक यूजर के पास बहुत सारा पावर नहीं होना चाहिए अक्रॉस द होल सिस्टम, देन दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. All right, so access security to ensure that access to program and data is authenticated, authorized to meet the objectives of financial statements, यानी कि एरर फ्रॉड ना हो. सिक्योरिटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है, मैनेज करनी है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, नेटवर्क के ऊपर क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंटरनल नेटवर्क, पेरीमीटर नेटवर्क. सो बेसिकली वो जो भी इंटरनल कनेक्टेड नेटवर्क है एंड ओवरऑल पूरे सिस्टम का जो पूरे सारे एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है नेटवर्क है, उसके ऊपर क्या क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स होने चाहिए, दैट इज योर एक्सेस सिक्योरिटी, यानी किसी को भी एक्सेस नहीं होना चाहिए उसमें. ओके, डी फॉर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस. ओवरऑल डेटाबेस जो मेंटेन होता है पूरी कंपनी का, उसके ऊपर कंट्रोल. बैकअप्स,
दे आर अ पार्ट ऑफ डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल। तो इसमें से कोई भी कंट्रोल लोग बोलेंगे और बोलेंगे कि ये किसका पार्ट है, जरा समझाओ तो। ओके, ए फॉर कब एप्लीकेशन सिस्टम, कोई भी एप्लीकेशन को अक्वायर करना है, डेवलप करना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए पहले अक्वायर करने के लिए कोटेशंस मंगाए जाएंगे, उसका स्क्रूटिनी होगा कि वेदर वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट करेगा कि नहीं, फिर उसे परचेस किया जाएगा, फिर उसका डेवलप मेंटेनेंस वो सब चीज़ें देखी जाएगी। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ दैट सिस्टम, डेटा को कन्वर्ट करना ताकि वो सिस्टम का जो डेटा है वो मैनेजमेंट अच्छे से यूज़ कर सके, ये सब चीज़ों के बारे में। यानी एप्लीकेशन को परचेस करने से लेके, डेवलप करने से लेके, मेंटेन करने तक सारे कंट्रोल्स। ऑल राइट, सो बी केयरफुल ओवर हियर। ये इसके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। सो जनरल आईटी कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स ओवर द फॉलोइंग, ये चार चीजों के ऊपर कंट्रोल्स, पादा के ऊपर कंट्रोल्स। ओके, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, तो जनरल आईटी कंट्रोल्स का थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स छोटा है। एप्लीकेशन एंड आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स, उसमें तो आपको सिर्फ समझाना है चीजों को। सो एप्लीकेशन कंट्रोल्स इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स। सैलरी का मैंने एग्जांपल दिया था, हाँ, सैलरी का, एम्प्लॉय का अटेंडेंस मॉनिटरिंग ऑटोमेटेड तरीके से होता है एंड टीडीएस का कैलकुलेशन मैन्युअली कैलकुलेट होता है, तो इस तरीके से पूरा सैलरी का एप्लीकेशन रन करता है। सो एप्लीकेशन कंट्रोल्स के अंदर ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं दैट ऑपरेट एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल, हर एक प्रोसेस को किस तरीके से रन करना है। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर एम्बेडेड, सैलरी, वो जो एम्प्लॉय आएगा बायोमेट्रिक एक्सेस पे अंगूठा करेगा, थंब इंप्रेशन, ऑटोमेटिकली उसका अटेंडेंस लॉगिन होगा, तो सैलरी में लीव कैलकुलेट करने में भी काम आएगा। ओके ओके, एम्बेडेड, बिल्ट इनटू द आईटी एप्लीकेशंस। तो पूरा जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, पूरा सिस्टम जो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, एंड दे हेल्प इन ensuring completeness, accuracy and integrity of data in those systems. Okay, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन इंक्लूड, कोई भी एंट्री को एडिट करना रहेगा, जैसे अकाउंट्स की कोई एंट्री है उसको एडिट करना रहेगा, तो आपको ऑथराइजेशन लगेगा, कुछ एक सिलेक्टेड यूजर्स होते हैं वही एडिट कर सकते हैं, तो अकाउंटिंग एंट्रीज को एडिट करने के लिए चेक्स। कोई भी डेटा आप डालते हो, तो वो डेटा अगर आपने नंबर की जगह पे कैरेक्टर्स डाल दिए, कैरेक्टर्स की जगह पे नंबर डाल दिया, तो आपको एरर थ्रो करना चाहिए। ये सब एप्लीकेशन कंट्रोल्स है। एडिट चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, सीक्वेंस नंबर चेक्स, यूजर लिमिट, कितने यूजर्स वो फाइल को एक्सेस कर सकते हो, वो फाइल कितनी बार एक्सेस हो सकता है, यूजर लिमिट चेक्स, डेटा रीजनेबल है कि नहीं उसका चेक्स, मैंडेटरी डेटा फील्ड। कोई भी एप्लीकेशन यूज करते वक्त, यार जैसे कि आज आप अमेजॉन का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो वो लोग अपने बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसके लिए जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स है, दोस आर नथिंग बट फॉर यूजिंग दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ओके, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, मैंने बोला आईटी डिपेंडेंट, इंसान सिस्टम पे डिपेंडेंट है। सो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स which are dependent upon IT systems। ये लाइन जरा लिख देना यहाँ पे। ओके, IT systems and applications। In this case, even though the control is performed manually, इंसान मैन्युअली वो कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि एम्प्लॉय डेटा वगैरह वो जो स्टॉक काउंट करने गया, लेकिन स्टॉक का जो रिपोर्ट जनरेट हुआ वो सिस्टम से जनरेट हुआ। बैंक के मैनेजर ने डिसीजन लिया ये कस्टमर को लोन देना है नहीं देना है, सैंक्शन वो किया उसने, पर वो कस्टमर का पूरा जो अकाउंट्स का एनालिसिस आया वो सिस्टम से आया। सो इवन दो कंट्रोल इज परफॉर्म मैन्युअली, दैट ये मैनुअल कंट्रोल कितना इफेक्टिवली काम करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन सम डेटा, दैट डेटा इटसेल्फ इज जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम, बिकॉज वो डेटा कहां से आएगा, बाय डिफॉल्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सो इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स रिक्वायर जनरल आईटी कंट्रोल्स टू बी इफेक्टिव। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर फाइनली बैंक मैनेजर को डिसीजन लेना है कि कस्टमर को लोन देना है कि नहीं देना है, वो एक मैनुअल कंट्रोल है जो कस्टमर के अकाउंट के ऊपर जो डेटा आ रहा है वो डेटा रिलायबल है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पर कस्टमर का अकाउंट जो पूरा है वो वेरियस एप्लीकेशन से रन होता है, तो हर एक एप्लीकेशन, जैसे कस्टमर ने जो भी डिपॉजिट्स किया, कस्टमर को जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हुए वगैरह, तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स का कस्टमर का डेटा जो सर्वर पे सेव होता है, अगर सर्वर ही सही तरीके से काम ना करे, रियल टाइम अपडेट ना करे, तो बैंक मैनेजर भी डिसीजन नहीं ले पाएगा।
So boss, IT dependent manual controls are dependent on IT applications, but every application is also dependent upon general IT controls. Yes, so that is why ये लाइन में सीक्वेंस में लिखना है, पहले जनरल कंट्रोल ओवरऑल एप्लीकेशंस पे, ओवरऑल सिस्टम के, फिर हर एक एप्लीकेशन प्रोसेस के कंट्रोल्स, एंड देन उससे जो डेटा जनरेट होता है उसके ऊपर से कोई इंसान कुछ डिसीजन लेता है, सो आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख सकते एग्जाम में। ओके, तो गाय को याद रखना या तो गम याद रखना। सो जनरल एप्लीकेशन, जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, मैनुअल कंट्रोल्स, या मैनुअल कंट्रोल्स की जगह पे आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल ऐसे याद रखो तो इट इज बेटर। अब ये लोग डिफरेंस समझा रहे हैं बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। General IT controls, they are applicable to overall system, apply to multiple applications. These are common controls across multiple systems. No, these two categories, they are interrelated. अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स को हम लोग इनडायरेक्ट कंट्रोल्स भी बोलते हैं, बिकॉज डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन पे नहीं है, तो अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। The relationship between application controls and general IT control is such that general IT controls are needed to support the functioning of application. सोचो सर्वर सही नहीं रहेगा तो कोई भी एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं चलेगा। एंड बोथ आर नीडेड टू एंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्रू आईटी सिस्टम। फिर वो जो डेटा जनरेट आता है, डेटा जनरेट होकर आता है, उसके ऊपर से कोई इंसान डिसीजन लेता है, वो इंसान वो डेटा पे डिपेंडेंट है, सो वो इंसान क्या हो गया, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स। कोड वर्ड नहीं बॉस, यहाँ पे पूरा लॉजिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, यस सर। ये वाला बहुत सिंपल है। टेस्टिंग मेथड्स। अब ऑडिटर को सारे कंट्रोल्स तो समझ में आ गए, अब वो टेस्ट करेगा कंट्रोल्स को। नेचुरली उसे कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, ऑब्जर्व करना पड़ेगा सिस्टम को टेस्ट करना पड़ेगा। तो अलग अलग टेक्निक्स है जो ऑडिटर यूज कर सकता है। कौन सी टेक्निक्स यहां पे लिखी, लुक एट दिस। बेटा कंट्रोल्स का टेस्टिंग चल रहा है, हमने चैप्टर नंबर 3 में एक जनरल ऑडिट टेक्निक्स क्या यूज होती है वही पढ़ा हुआ है। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। वो जनरली पढ़ा था कि कोई भी कंट्रोल या कोई भी सिस्टम या कोई भी डिटेल्स को टेस्ट करने के लिए ओवरऑल ऑडिटर कौन सी टेक्निक्स यूज करता है। यहां पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि आईटी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज होती है। तो वो सारी की सारी टेक्निक्स जो आपको कोड वर्ड मैंने दिया था, रियो की एक्स रिया, वो सारी की सारी टेक्निक्स आप यहां पे नहीं लिख सकते। बी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज वी आर टेस्टिंग अ सिस्टम। अब सिस्टम को टेस्ट करने के लिए अभी नहीं बोल सकते एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड स्टफ, यू नो, साउंड्स वेरी कॉमेडी। सो लुक एट दिस, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, inspection, reperformance. All right, so be careful. नहीं, जो भी करना है हमको, इंक्वायर अबाउट माई ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपको करना है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे ज़रा ध्यान देना कि यहाँ पे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, रिकैलकुलेशन, ये सब लिख के मत आना, वो सब तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स की टेक्निक होती है। All right, so there are basically 4 types of audit tests that should be used: inquiry, observation, inspection, रीपरफॉर्मेंस। इसमें ना बेटा इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन बच्चे को फटाक से क्लिक हो जाता है, वर्ड्स इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रीपरफॉर्मेंस में बच्चा सोचता है ये क्या है। रीपरफॉर्मेंस यानी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा सिस्टम कैसे हुआ, वो मैं इंडिपेंडेंटली खुद स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा डेटा प्रोसेस करके देखूंगा। जैसे कि मैं एम्प्लॉय हूं कंपनी का, सो इन दैट केस ये पूरा परचेस का ट्रांजेक्शन कैसे रन हुआ है। तो वो एक कोई 1 और 2 ट्रांजेक्शन्स के लिए कर सकते हो, वरना इसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा सिस्टम प्रोसीजर खुद इंडिपेंडेंटली चेक करना। ओके, दैट इज रीपरफॉर्मेंस। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर 3 में भी दिए थे, ऑडिट टेक्निक्स जब पढ़ा रहा था तभी। ऑलराइट, अब आपको इसमें अलग अलग करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह आ सकते हैं कि ये जो सारी टेक्निक्स है इसमें से मोस्ट एफिशिएंट कौन सी है, यानी जो सबसे ज्यादा आपका टाइम बचाए। एफिशिएंट मतलब क्या बेटा, जो लेस टाइम में खत्म हो सकता है। ऑफ कोर्स इंक्वायरी इज ऑलवेज मोस्ट एफिशिएंट। लुक एट दिस, टाइम बचाता है आपका। सबसे इफेक्टिव टेक्निक कौन सा है, सबसे इफेक्टिव यानी कि जो रिजल्ट्स अच्छा देता है। एफिशिएंट विच सेव्स योर टाइम, इफेक्टिव विच गिव्स यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स। रीपरफॉर्मेंस सबसे जबरदस्त है बिकॉज स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन टेस्ट हो जाता है उसमें।
तो मोस्ट इफेक्टिव इज रीपरफॉर्मेंस, लेकिन रीपरफॉर्मेंस में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। मोस्ट एफिशिएंट इज इंक्वायरी, बिकॉज वो लेस टाइम में हो जाता है, बट सिर्फ क्वेश्चंस पूछने पे यू मे नॉट गेट रिलायबल रिजल्ट्स। तो इंक्वायरी एफिशिएंट है पर इफेक्टिव नहीं है, रीपरफॉर्मेंस इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। तो व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक? बेस्ट टेक्निक इंक्वायरी अलोंग विथ इंस्पेक्शन। पूछताछ करते रहो और सिस्टम को पार्ट पार्ट में टेस्ट करते रहो। Look at this. Inquiry in combination with inspection gives the most efficient and effective audit evidence. ये MCQ करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बेस्ट क्वेश्चन है इनका। इंक्वायरी मोस्ट एफिशिएंट, लेस इफेक्टिव, रिजल्ट्स डिजायरेबल ना मिले शायद, बट रीपरफॉर्मेंस मोस्ट इफेक्टिव, हाउएवर हाईली इनएफिशिएंट बिकॉज ऑफ द टू मच ऑफ टाइम दैट इट टेक्स। एक और दो, वन और टू ट्रांजेक्शन के लिए हो सकता है, वरना ज्यादा बड़ा सैंपल साइज लेके नहीं हो सकता। ऑल राइट, बेस्ट टेक्निक, सबसे बेस्ट टेक्निक is inquiry in combination with inspection gives the most efficient and effective audit evidence. Naturally, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कौन कितना सैंपल लेना है, ऑल दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इट विल डिपेंड अपॉन वेरियस सर्कमस्टेंसेस, सो बी केयरफुल अबाउट इट। फिर वो लोग थोड़ा समझा रहे हैं कि नॉर्मली जब हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करते हैं तो व्हाट आर द मोर कॉमन मेथड्स टू बी यूज्ड। अरे बाबा, पहले अंडरस्टैंडिंग लो, फिर सिस्टम का टेस्टिंग करो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो। लुक एट दिस, पहले अंडरस्टैंडिंग लो कि एक ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस होता है। वो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप थोड़ा इंक्वायरी करो, ऑब्जर्व करो। फिर देखो कि एक यूजर जो है, कोई भी यूजर जब सिस्टम को यूज करता है तो वेरियस ट्रांजैक्शंस अलग अलग सिनेरियो में कैसे उसको प्रोसेस करता है। फिर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन इंस्पेक्ट करो। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन को इंस्पेक्ट करो कि सिस्टम को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया, किस तरीके से प्रोग्राम किया गया है। सिस्टम के लॉग्स देखो, लॉग्स, लॉग फाइल में आपको पता चल जाता है किसने कौन वो सिस्टम कब एक्सेस किया, सो लॉग्स देखो। ऑल राइट, टेस्ट चेक लो, सैंपलिंग बेसिस पे चेक करो, नेगेटिव टेस्टिंग करो। व्हाट इज नेगेटिव टेस्टिंग? रॉन्ग इनपुट डाल दो एंड टेस्ट करो कि एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रॉन्ग इनपुट डालने पे एरर मैसेज नहीं आ रहा है तो सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दैट इज नेगेटिव टेस्टिंग। ओके, रीपरफॉर्मेंस यूज करो, थोड़ा बहुत रीपरफॉर्मेंस यूज करो। एक दो ट्रांजैक्शन के लिए एक रॉ, एकदम रॉ डेटा लेके सिस्टम में डाल के कि फाइनल आउटपुट क्या आता है, यूजिंग रॉ सोर्स डेटा एंड इंडिपेंडेंटली अप्लाइंग फॉर्मूला, बिजनेस रूल्स और वैलिडेशंस यूजिंग कैट। कैट इज नथिंग बट जब ऑडिटर कंप्यूटर का यूज करता है कोई भी चीज को टेस्ट करने के लिए तो दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। वो तो ठीक है, अभी आएगा। सो दोस्तों, पहले अंडरस्टैंडिंग लो पूरे सिस्टम का, फिर देखो कि किस तरीके से, हाउ प्रोसेसिंग किस तरीके से होता है। ओके, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन चेक करो कि प्रोग्राम कैसे किया गया सिस्टम को, उसकी लॉग फाइल, उसका टेस्ट चेकिंग करो, सैम्पलिंग बेसिस पे टेस्ट चेक करो, नेगेटिव टेस्टिंग खास करो एंड पूरा का पूरा रीपरफॉर्मेंस करके देखो। सो एक एक वर्ड जरा ध्यान से एक बार देख लो एंड कोड वर्ड आपको बनाना है तो ठीक है, आई डोंट सजेस्ट इट, एकदम फ्लो में जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग से लेके टेस्टिंग तक, टेस्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट करना है, लॉग फाइल टेस्ट करना है और एक बार रीपरफॉर्मेंस कर लेना है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। नेगेटिव टेस्टिंग खास करके करना है बाय गिविंग रॉन्ग इनपुट वेदर सिस्टम इज कैचिंग दैट और नॉट। Am I clear with this? Yes, sir. Okay. Then data analytics. ये क्या है भाई डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट? ये पूरा अलग ही कंसेप्ट है। जब ऑडिटर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज करके लैक्स एंड लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में से, ह्यूज डेटाबेस में से माइन्यूट एनालिसिस करके, एकदम बारीक एनालिसिस करके जबरदस्त ऑब्जर्वेशंस निकालता है, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। बट वी कांट यूज द वर्ड जबरदस्त एंड स्टफ, राइट? So by mining a large database, by using computer assisted audit techniques, mining a large database and coming out with some meaningful conclusions from that large database using computer assisted audit techniques,
दैट इज डेटा एनालिटिक्स। बड़ा जबरदस्त फील्ड डेवलप हो रहा है ये तो, इसमें आजकल तो करियर डेवलप हो रहे हैं आईटी वालों के। आप जैसे हम लोग अभी ऑडिट में डेटा एनालिटिक्स कैसा बड़ा कंप्यूटर यूज करके एक बड़ा सैंपल को एनालाइज करते हैं, वरना नॉर्मली तो आप कोई सोशल मीडिया में पोस्ट डालो, कितनी बार शेयर हुआ, कितनी बार उसको रीपोस्ट किया गया, किसने सेव किया गया, अगर जो भी है, कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है, वहां तक का भी इंफॉर्मेशन मिलता है। ऑल दैट इज डेटा एनालिटिक्स बॉक्स। ओके, पर ऑडिट की लैंग्वेज में जब आप प्रोसेस टूल्स टेक्निक्स यूज करके आप वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालो, बी केयरफुल। आपके प्रोसेसेस, आपकी टूल्स यानी सॉफ्टवेयर्स और आपके दिमाग लगा के टेक्निक यूज करके वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालो, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। The tools and techniques that auditor uses in applying these principles of data analytics are known as computer assisted audit techniques. So by using CAAT, mining large data, analyzing large data, vast amount of data, and deriving meaningful information out of that, that is data analytics. अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। ऑडिट के काफी सॉफ्टवेयर्स है, ऑडिट के खास ऑडिटर्स के लिए बनाए गए, इंटेलिजेंट डेटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस आइडिया, ACL, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ये सब सॉफ्टवेयर्स आप बड़े बड़े डेटा में अप्लाई करो और वहां पे ऐसे सैंपल का ऑर्डर दे दो, उनको सॉफ्टवेयर को कमांड दे दो कि जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन। तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ एंट्रीज जो प्रोसेस हुई है उसमें से मुझे कंप्यूटर अलग से निकाल के देगा जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन। बिकॉज जो जर्नल एंट्री में नरेशन नहीं है, मतलब कि ये एंट्री सिर्फ पास की गई थी क्या, सेट ऑफ के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। बिकॉज नॉर्मली पता कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का क्रॉस रेफरेंसिंग होना चाहिए जर्नल एंट्री के नरेशन में। या लेट अस से जर्नल एंट्री पास्ड ऑन वीकेंड्स, ये सैंपल निकालने के लिए हेल्प कर सकता है। बिकॉज वीकेंड्स या छुट्टियों पे नॉर्मली जो चोर होते हैं वो अपना काम रिकंसाइल करते रहते हैं ऑफिस में बैठे बैठे। या बड़ा सा डेटा है मेरे पास, मैंने रेशियो निकाला कि कंपनी का प्रॉफिट एनालिसिस क्या है लास्ट 5 साल का और डायरेक्टर्स को क्या रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। मेरे सामने आया दैट कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में लॉस मेकिंग है, पर डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे, शेयर होल्डर्स को लूट रहे क्या? सो डेटा एनालिटिक्स, अंडरस्टूड दिस, लुक एट दिस। अब एग्जांपल्स बहुत हो गए, अब थोड़ा इसके अंदर जाते हैं। हाउ डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन ऑडिट। अरे पूरा ऑडिट करते वक्त, कैलकुलेशंस करते वक्त, सैंपल निकालते वक्त, एविडेंस लेते वक्त, एनालिसिस करते वक्त, हर जगह पे डेटा एनालिटिक्स यूज हो सकता है यार। Data analytics can be used in testing of electronic records and data residing in the IT system using spreadsheets, specialized tools like intelligent data extraction analysis, ACL, audit command language to perform the following functions. कौन से फंक्शंस? अरे मेरे पास जो डेटा है वो कंप्लीट है कि नहीं, मेरे पास जो पॉपुलेशन है जिसमें से मैं सैंपल निकाल रहा हूं नो, वो सैंपल को सॉर्ट करने के लिए देखो, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, बैलेंसेस को रिकम्प्यूट करने के लिए, रिकैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को फिर से चेक करने के लिए, जर्नल एंट्री का एनालिसिस करने के लिए, फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सो बेसिकली ऑडिटर जो भी करता है, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सैंपल सिलेक्शन, ऑब्टेनिंग एविडेंस, टेस्टिंग कंट्रोल, टेस्टिंग डिटेल, इडली वड़ा मेनू वड़ा। अरे बॉस, मतलब कि ऑडिटर जो भी प्रोसीजर करता है उसमें बोल देना कि दिस डेटा एनालिटिक्स इज गोइंग टू हेल्प अस। एम आई क्लियर विद दिस? यस। इसको कोड वर्ड वर्ड वगैरह बना के बाइट करने की ट्राई मत करो। ओके, ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है। सजेस्टेड अप्रोच टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ कैट्स। तो व्हाट इज द सजेस्टेड अप्रोच? कि अगर आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक में से सबसे ज्यादा फायदा निकालना है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों आप ये परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं रेशियो एनालिसिस कर रहा हूं पूरे डेटा में से, ऑल राइट, बिकॉज मुझे कंपेयर करना है कंपनी का प्रॉफिट का ट्रेंड एंड डायरेक्टर्स को क्या रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। तो आपकी प्रोसीजर की पर्पस डिसाइड करो, क्राइटेरिया क्या होने चाहिए वो काफी क्लियर करो। फॉर एग्जांपल, क्राइटेरिया कि भाई सिस्टम में ऐसे जो भी जर्नल एंट्रीज है विदाउट नरेशन वो मुझे निकाल के दो, क्राइटेरिया, ऑलराइट। सो स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज कंपेयर्ड। सो
मेरा सिलेक्शन कंडीशंस, मेरा पर्पस, ये सब क्लियर होना चाहिए, तो ही आप तो ही आप सही तरीके से डेटा एनालिटिक्स को अप्लाई कर पाओगे। डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटा तो लगेगा ना, यस सर। तो वो कहां से आ रहा है डेटा, कौन सी फॉर्मेट में आ रहा है? बिकॉज वो जो फॉर्मेट में आ रहा है, क्या मेरा सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर पाएगा? डेटा जो आ रहा है वो रिलायबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो जो डेटा आ रहा है उसका टेस्टिंग, आपका ऑब्जेक्टिव्स, आपका पर्पस, आपके क्राइटेरिया, एंड जो डेटा आ रहा है उसका टेस्टिंग। बेटा ये सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। नेचुरली सबसे पहले तो आप सिस्टम को अंडरस्टैंड करोगे, वो तो मैं अभी पॉइंट बोल भी नहीं रहा हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, बिजनेस एनवायरमेंट एंड स्टफ। फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, एंड देन जो डेटा आ रहा है वो डेटा रिलायबल है कि नहीं, उसका एनालिसिस। फिर अच्छा डेटा सही सोर्स से आ रहा है, चलो तो फिर क्लाइंट के सिस्टम में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करो। फिर वो डेटा कंप्लीट है, एक्यूरेट है, वो एक बार चेक कर लो वापस। फिर आपका जो भी क्राइटेरिया है, जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन, वो क्राइटेरिया अप्लाई करो। फिर आपको जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक बार वैलिडेट करो। सिर्फ सिस्टम ने जो रिजल्ट्स थ्रो किए अपने आप उसके ऊपर भरोसा मत करो, एक बार वैलिडेट करो वेदर दो सिस्टम के जनरेटेड रिजल्ट्स आर करेक्ट और नॉट। एक दो रिजल्ट लेके उसको चेक करो, देन फाइनली उसके ऊपर से कंक्लूजन्स निकाल के उसको डॉक्यूमेंट करो। सो अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, डिफाइनिंग कि आपका पर्पस क्या है प्रोसीजर का, तो ही आप सिस्टम सही तरीके से यूज कर पाओगे। एंड व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया। फिर जो डेटा में एनालाइज करने वाला वो डेटा कहां से आ रहा है, सोर्स, उसका फॉर्मेट। चलो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि डेटा इटसेल्फ कंप्लीट एंड एक्यूरेट है कि नहीं, वरना मेरा सिस्टम जो डेटा एनालिटिक्स करके देगा दैट इटसेल्फ कुड बी रॉन्ग। अच्छा, अब मैंने क्राइटेरिया अप्लाई किया, फिर उसके जो रिजल्ट्स आए उसको वैलिडेट करके कंफर्म किया कि हाँ भाई चलो इसके रिजल्ट्स एक्यूरेट है, एंड देन फाइनली उसके ऊपर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट कंक्लूजन्स। ऑलराइट, यस, दिस हैज टू गो इन अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने ये ऊपर नीचे लिखा खाली कोड में बिठाने के लिए, कोड वर्ड बनाने के लिए ऊपर नीचे कर देता हो ना, तो ऐसे वाला आंसर में नहीं चलेगा, बिकॉज ये लाइन से अप्रोच आ रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट कंक्लूजन इज द लास्ट पॉइंट। ऑल राइट, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन इफ यू आर स्टिल सीइंग दिस वीडियो। ऑल राइट, लुक एट दिस, असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। खत्म हो रहा है, वेट, रिलैक्स बॉस, आराम से। असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। अब आपने सिस्टम का पूरा टेस्टिंग कर लिया, अब खुद से पूछो, पूछो खुद से कि क्या डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या बेटा? या तो सिस्टम का डिजाइन ही सही नहीं है, जिस तरीके से प्रोग्राम किया गया है वही बराबर नहीं है। सिस्टम इज नॉट डिजाइन प्रॉपरली। या तो सिस्टम को सही तरीके से डिजाइन किया है बट उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो इंप्लीमेंटेशन इज इम्प्रॉपर, जिसकी वजह से एरर्स हो रहे हैं। Am I clear with this? Yes, sir. Okay. So that is what they are trying to say over here. So there is a deficiency in internal control exists if a control is designed, implemented or operated in such a way कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। इट इज अनेबल, सिस्टम इज नॉट एबल टू प्रिवेंट एरर्स, या तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो करेक्ट नहीं कर पा रहा है। यही तो काम होता है ना सिस्टम का, या तो एरर होने से बचाओ, या तो उसको डिटेक्ट करो, या तो करेक्ट करो। ऑल राइट, या तो कंट्रोल है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। सो आइदर द कंट्रोल इज मिसिंग, जैसे चार्ट बन रहा है डेफिशिएंसी का मतलब आइदर द कंट्रोल इज मिसिंग, या तो कंट्रोल को डिजाइन इंप्लीमेंट इस तरीके से किया गया है दैट इट इज नॉट एबल टू डू द जॉब, इट इज नॉट एबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट्स। सो ये आपका जब फाइंडिंग्स बना रहे हो, फाइनल कंक्लूजन्स बना रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देखो कोई डेफिशिएंसी है क्या कंट्रोल में। खुद से पूछो कि क्या सिस्टम में कोई वीकनेस है, ये वीकनेस को क्या एक्सप्लॉइट करके कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इसका इंपैक्ट क्या है। चलो इसको कम्युनिकेट करते हैं टू मैनेजमेंट। बेटा ये जो वीकनेसेस का कम्युनिकेशन होता है ना, कौन सी वीकनेसेस, आपके जो घुटनों में दर्द है उसकी बात नहीं चल रही है। इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस जो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया जाता है, एक सेपरेट लेटर दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स मेमो और मैनेजमेंट लेटर। मैनेजमेंट लेटर वर्ड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग deficiencies in internal control.
इसको ऐसे लेटर्स को टेक्निकली LOW भी कहते हैं, लेटर ऑफ वीकनेसेस, अलग अलग नाम है। इंटरनल कंट्रोल मेमो, लेटर ऑफ वीकनेसेस, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट लेटर। मैनेजमेंट के साथ नहीं, लेकिन जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है ना, मैनेजमेंट को तो कम्युनिकेट करो ही करो, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज किसको कम्युनिकेट करो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। एक्चुअली इसका एक ऐसे भी है, ऐसे 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, अलग ऐसे, पर वो फाइनेंशियल लेवल पे, इंटर पे नहीं है। ओके, फिर ऑडिटर को जो भी फाइंडिंग्स मिला है उसको असेस करना है, उसका कुछ एक्सेप्शन रहेगा तो डिटरमाइन करना है कि इम्पैक्ट क्या है ऑडिट पे, एंड क्या इसकी वजह से कोई बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल पे। तो ये थोड़ा बेटा लॉजिकल आंसर है, इसको थोड़ा 2 मिनट आप इसके साथ स्पेंड करो, ऑलराइट, एंड देन सी दैट यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर सच काइंड ऑफ आंसर्स। डोंट गो फॉर कोड वर्ड्स इन सच आंसर्स, ऑलराइट, जहां पे रिक्वायर्ड था वहां पे दिया, पूरे चैप्टर में कोडिंग की जरूरत नहीं है। मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, वो मैं आपको ना मॉड्यूल ओपन करके दिखाता हूं। जस्ट अ मिनट बेटा, कीप सम पेशेंस, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इसमें से मैंने आपको सारे पॉइंट्स निकाल के दिए हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, यू आर वेरी मच सिक्योर्ड। जस्ट की हाँ, ये जो ग्लॉसरी है बेटा, ये आईटी सब्जेक्ट में अलग अलग वर्ड्स जो यूज होते हैं ना, वो सब यहाँ पे यूज किए गए। सो यू नीड टू रीड दिस आफ्टर योर EIS प्रिपरेशंस आर ओवर। नो, बिकॉज इसमें से कोई भी वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं, समझा सकते, पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। ऑडिट एविडेंस तो बाबा वो तो मैंने आपको चैप्टर्स में समझाया, जो ऑडिट के वर्ड्स वो क्लियर है। ऑटोमेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है यानी जब आईटी उसे परफॉर्म करता है और मैन्युअली जरूरत नहीं होती। कैट का मतलब क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। कंट्रोल डेफिशिएंसी जो मैंने आपको समझा, इधर द कंट्रोल इज मिसिंग और इट इज इंप्लीमेंटेड इन सच अ मैनर दैट इट इज नॉट एबल टू डू द जॉब। डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। ये देखो, ये सब वर्ड्स आप देखोगे ना, मोस्टली जो वर्ड्स, मोस्टली तो काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने समझा दिए हैं, कुछ कुछ आईटी रिलेटेड वर्ड्स है। नहीं समझ में आते आप चैट बॉक्स में हमेशा मुझे डाउट पूछ सकते हो। ये देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का मतलब क्या है, वेरी लार्ज कंप्यूटर। ओके, सो प्लीज़ इंश्योर दैट ये ग्लॉसरी एक बार आप पढ़ते हो। एब्रीवेशंस तो मुझे नहीं लगता कि उनको पूछने चाहिए, पर अगर एब्रीवेशंस जो उन्होंने पूछे तो एक बार खाली उसको रीड कर लेना फुल फॉर्म को। काफ़ी सारे तो कुछ टाइम पास एब्रीवेशंस खाली दिए, जैसे NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड स्टफ। तो आपको जो नहीं समझ में आता उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको क्रॉप करके मुझे पूछना है कि सर ये वाला वर्ड नहीं समझा। मैं आपको ऑडियो नोट भेज दूंगा मेरी ऐप के चैट बॉक्स में, ऑलराइट। या तो लेटेस्ट अगर मल्टीपल चीज़ों से मल्टीपल क्वेरीज आ रही है तो एक जूम सेशन रख के उसको खत्म कर देंगे, ऑलराइट। यस, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये ग्लॉसरी पढ़ के जाना है। ओके, अब अगर आप क्वेश्चन बैंक में आओगे, फॉर ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सॉरी, क्वेश्चन बैंक, ये देखोगे आप सारे के सारे थियरी क्वेश्चन। एंड जो मैंने बोला था ना, ये क्या मीनिंग पूछ सकते हैं ग्लॉसरी में से, ये अभी अभी जो बोला, वो देखो उसके मैंने वहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन कर दिए, ऑलराइट। तो सारे के सारे थियरी क्वेश्चन है बेटा। ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पॉइंट है, वो मैंने आपको चैप्टर 4 में समझाया था। सो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन बैंक। वापस ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, तो अलग अलग टर्म्स के मीनिंग यहाँ पे है। पूरा थियरी क्वेश्चन बैंक है, कोई कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने जो कंटेंट पढ़ाया वो और जो क्वेश्चन बैंक है वो, डोंट वरी, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, ऑलराइट। डोंट वरी एट ऑल, वी आर थ्रू विद दिस। तो ये चैप्टर के 5 मार्क 8 मार्क जो भी आएगा, आप फुल मार्क्स ही स्कोर करके आओगे। स्पेंड सम टाइम विद दिस, ऑलराइट। ऑल द बेस्ट। बाकी जो अपने लाइव सेशंस होते रहते हैं उसमें तो आप डाउट पूछो ही पूछो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।